मेरी बदनामी ही मेरी पहचान बन चुकी है, इसीलिए मैं पुलिस स्टेशन आने में कंफर्टेबल नहीं थी। तो दोस्तों, स्टोरी की शुरुआत में हम एक पुलिस ऑफिसर मिस्टर सूरज को देखते हैं। वो बाहर जाने के लिए रेडी हो रहा था और शीशे के सामने खड़ा होकर वो अपने आप को तैयार कर रहा था। तभी हम देखते हैं कि शीशे में से उसका प्रतिबिंब उससे बोलता है, तुम्हारी चप्पल कहाँ है? सूरज पूछता है, क्या? वो फिर से बोलता है कि तुम्हारी चप्पल कहाँ पर है? सूरज पैरों में देखता है तो उसके पास चप्पल नहीं थी। ये सब देखकर वो घबरा जाता है। तभी पीछे से आते हुए हम एक लड़की को देखते हैं। वो बोलती है, जरूरत नहीं है चप्पल की, जहाँ तुम जा रहे हो वहाँ। सूरज पीछे मुड़कर देखता है तो एक लड़की उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसके हाथ में इंजेक्शन था। वो बोलती है, जहाँ तुझे जाना है ना, वहाँ चप्पल की जरूरत नहीं है। वो कुछ समझ पाती इससे पहले ही उसकी आंखों पर तेज रोशनी पड़ती है। तभी हम देखते हैं कि सूरज वहाँ से एक बेड पर बंधा हुआ होता है और वो लड़की उसकी तरफ आने लगती है और बोलती है, नींद का इंजेक्शन है ये, तुम्हें गहरी नींद की जरूरत है। सूरज छूटने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो अपने आप को नहीं छुटा पाता। जिसके बाद वो बोलती है, सोते नहीं हो ना तुम, बस एक लंबी नींद, जिसके बाद तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। इसके बाद वो इंजेक्शन जैसी लगाने वाली होती है तो दूसरी तरफ हम सूरज को हड़बड़ाकर उठता हुआ देखते हैं। दरअसल सूरज ये सब अपने एक सपने में देख रहा था। ऐसे सपने को देखकर सूरज काफी घबरा जाता है और डरकर उठ जाता है। वो समझ नहीं पाता कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। यहाँ पर सूरज अपने साथ किसी लड़की के बिताए गए हसीन पलों को याद करने लगता है और सोचने लगता है। इसके बाद सूरज को एक डॉक्टर के पास दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपने सपनों के बारे में डॉक्टर को बताता है और बोलता है, डॉक्टर मुझे आजकल ना बहुत अजीब से सपने आ रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अब क्या करूँ। डॉक्टर बोलती है, तुम्हें किस किस्म के सपने आते हैं? सूरज बोलता है, मुझे सपने ठीक से याद नहीं रखते, एग्जैक्टली सपनों में क्या हो रहा है मुझे कुछ पता नहीं चलता। हाँ, लेकिन इतना जरूर बता सकता हूँ, ये सपने ना मुझसे कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि वो मुझसे क्या कहना चाह रहे हैं। डॉक्टर आप ही बताइए ना मुझे कुछ सॉल्यूशन। डॉक्टर बोलती है, हम किसी बुक में या इंटरनेट पर कोई आर्टिकल पढ़ के उसमें इन सपनों के इलाज के बारे में नहीं देख सकते। ये तुम्हारे सपने हैं और इनका आंसर भी तुम्हारे सपनों के अंदर ही मिलेगा। जिसके बाद डॉक्टर उसे बोलती है, अगर तुम्हें अपने सपनों के आंसर के बारे में पता करना है ना, तो तुम लिखना शुरू करो और जब से तुम्हारे ये सपने शुरू हुए हैं, तुम्हारे इर्द गिर्द क्या चल रहा है, तुम सब उसे एक डायरी में नोट करो। बिना फिक्र किए, बिना जज किए तुम उन्हें लिखो, चाहे तुम्हें कैसा भी महसूस हो, लेकिन तुम लिखना बंद मत करना। जिसके बाद तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इसके बाद सूरज अपने ड्रीम्स को लिखना शुरू करता है और उन सपनों के बारे में एक डायरी बनाता है, जिसमें वो उन सपनों की हकीकत के बारे में लिखता है जो उसे सपने परेशान किया करते थे। यहाँ से कहानी हम 3 महीने पहले देखते हैं। वो बोलता है, मेरे पास सब कुछ था, एक रिस्पेक्टेबल नौकरी, फैमिली, अच्छे दोस्त और एक प्यारी सी गर्लफ्रेंड। जहाँ पर हम सूरज को उसकी गर्लफ्रेंड सिमी के साथ देखते हैं। वो उसके करीब होता है। सिमी बोलती है, शादी में 10 दिन रह गए हैं, थोड़ा सब्र ही कर लो। तब सूरज बोलता है, मैं तो सब्र कर लूं, लेकिन शरीर के कुछ अंग ऐसे हैं जो सब्र बिल्कुल नहीं करना जानते। वो कुछ करता इससे पहले ही तांबे का फोन आया था। दरअसल उसे पुलिस स्टेशन बुलाया था एक मर्डर केस की इंक्वायरी के लिए। वो साइट पर जाता है जहां पर फोरेंसिक टीम अपने जांच पड़ताल करती है और नमूने इकट्ठे करती है। वहां पर हम एक लड़के को देखते हैं जिसका मर्डर हुआ था। उसका नाम ऋषभ होता है और वो 30 साल के करीब था। डॉक्टर बताते हैं, ऋषभ की बॉडी में करीब 15 बार वार किया गया है। नींद में होने की वजह से उसने कोई स्ट्रगल भी नहीं किया। सूरज पूछता है, यहाँ घर में कौन कौन था? तब पुलिस वाला बताता है, इस घर में उनकी अपनी नताशा मैडम थी। फिर सूरज बोलता है, अरे ये अपनी नताशा मैडम कौन है? इस पर पुलिस अफसर बताता है कि वो हिंदुस्तान की सब में बड़ी पॉर्न स्टार है। जिसके बाद सूरज नताशा मैडम का स्टेटमेंट लेने हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। दरअसल उन्हें भी कोई प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवाया था और वो स्टेटमेंट देने की हालत में नहीं थी। सूरज डॉक्टर से बोलता है, हम स्टेटमेंट कब ले सकते हैं? डॉक्टर बोलते हैं, वो शाम तक डिस्चार्ज हो जाएंगे, उसके बाद आप जब चाहे जब ले सकते हैं स्टेटमेंट। इसके बाद सूरज वहां से निकल जाता है। इसके बाद हम नताशा के वकील को देखते हैं जो उनका स्टेटमेंट पुलिस स्टेशन में देने आया था। तब सूरज बोलता है, क्या हुआ, नताशा मैडम खुद क्यों नहीं आई स्टेटमेंट देने? तब उनका वकील बोलता है, वो अभी बहुत बड़े हादसे का शिकार होने से बची है, जिस वजह से वो स्टेटमेंट देने की हालत में नहीं है। इस पर सूरज बोलता है, जब वो तुम्हें स्टेटमेंट दे सकती है तो हमें स्टेटमेंट देने में क्या दिक्कत है? जिसके बाद सूरज उससे जाने की बोलता है और बोलता है, शाम तक उन्हें यहाँ भेज देना स्टेटमेंट देने के लिए। जिसके बाद वकील को यहाँ से जाना पड़ता है। सूरज जानता था कि वो इस केस में अहम गवाह या सस्पेक्ट साबित हो सकती है, इसलिए वो नताशा को स्टेटमेंट देने के लिए बुला रहा था। इसके बाद सूरज को सीआईडी की टीम की मेंबर एक सपना मैडम से मिलाया जाता है, जहां पर वो मर्डर केस सॉल्व करने में सूरज की मदद करने वाली थी। भाई तांबे मैडम का हंसी मजाक उड़ाता है और बोलता है, प्रत्युमन सर रिटायर हो गए क्या, जो मैडम को भेज दिया? इस पर इंस्पेक्टर सूरज बोलता है,
अरे नहीं भाई, नई भर्ती हुई है, थोड़ा सीखने को मिल जाएगा हमारे साथ। इस पर मैडम बोलती है कि आज हमें मॉर्चरी में इन्वेस्टिगेशन के लिए डॉक्टर से मिलना है, जिसके बाद हमें तीनों को मॉर्चरी में दिखाया गया है। इसके बाद इंस्पेक्टर तांबे सपना मैडम के साथ मॉर्चरी में डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं। वो डॉक्टर से उसके बारे में पूछताछ करते हैं। डॉक्टर उन्हें बताता है मर्डर 2 बजे के आसपास हुआ है और विक्टिम की बॉडी में कोई ड्रग्स भी नहीं है। ऐसा लगता है जब विक्टिम के ऊपर हमला किया गया तो वो गहरी नींद में था, इसलिए उसने ज्यादा स्ट्रगल भी नहीं किया। यहाँ पर डॉक्टर उन्हें ये भी समझाता है कि घाव से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि चाकू बहुत ज्यादा पहना था। दरअसल वो ऐसा चाकू था जो कि सैफ लोग यूज करते हैं। जिसके बाद पुलिस ऑफिसर की टीम और सीआईडी मिलकर उस रात की एक सीसीटीवी वीडियो देखते हैं, जिसमें हम उस कातिल को देख सकते हैं जो रात में उस टाइम घर में दाखिल हुआ था और कुछ देर बाद ही वहाँ से वापस चला गया था। उसकी पहचान करना भी बहुत मुश्किल था क्योंकि उसने अपने चेहरे को मास्क से ढका हुआ था। जिसके बाद वो फिर से अपनी सारी रिपोर्ट्स को रिव्यू करने के लिए बोलते हैं। इसके बाद हमें सूरज को उसके दोस्तों के साथ कैरम खेलते हुए दिखाया गया है, जहाँ पर हम नताशा को पहली बार देखते हैं। दरअसल वो स्टेटमेंट देने आई थी और वो सूरज से बोलती है मुझे पुलिस स्टेशन में कंफर्ट फील नहीं होता क्योंकि हमारा ऐसा काम है जिस वजह से हमारी बदनामी के साथ साथ हम स्टार बन चुके हैं। कोई भी मेरी कहानी नहीं जानना चाहता। सूरज बोलता है इट्स ओके, हम स्टेटमेंट आपके घर भी आकर ले सकते हैं। जिसके बाद नताशा वहाँ से निकल जाती है। अब सूरज अपने मन में सोचता है कि हम पुलिस वालों के अंदर एक बहुत बुरी आदत होती है, जब तक हमें हमारा सस्पेक्ट न मिल जाए हम सब पर शक करते हैं। यही कारण था कि हमारे शक के दायरे में नताशा सबसे पहले थी, क्योंकि नताशा के अलावा वहाँ दूसरा कोई और नहीं था। लेकिन उस रात नताशा मुझसे मिलने आई थी तो ना तो मुझे कोई पॉर्न स्टार लगी और ना ही वो कोई सस्पेक्ट। बस वो तो एक मासूम सी लड़की लग रही थी जिसकी खामोशी शिकायत भी कर रही थी और गुजारिश भी। क्या सूरज उस कातिल को ढूंढ पाएगा, जिसका पता तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में चलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।